हेलो हेलो हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। बेसिकली पूरा का पूरा पोस्ट कॉन्टेस्ट डिस्कशन होगा। हम थोड़ा यूआई के बारे में बात करेंगे और जो भी क्वेश्चंस बेसिकली आज आए थे अगर तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया देन ऑल वेल एंड गुड। अप्रोचेस के बारे में भी डिस्कवर करेंगे। हो सकता है कि तुमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया हो उससे ज़्यादा बेटर क्या बोलते हैं अप्रोच होता होगा। लाइक मेरे भी अप्रोच कुछ ऑप्टिमल नहीं है बट होपफुली कुछ नया सीखने को मिला तुम्हें बेसिकली। अब बिफोर स्टार्टिंग दैट कुछ यूआई की दिक्कत मेरे को समझ में आई थी एंड कुछ बीच में भी कॉन्टेस्ट की ड्यूरिंग में कुछ दिक्कतें आई थी जो कि मेरे साइड से प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने वो बताना भूल गया था। वो भी एड्रेस करेंगे अपने एक एक करके। पहले मैं तुमको बेसिकली ये यूआई समझा देता हूँ, ये फाइनल स्टैंडिंग का यूआई कैसा दिखता है। अगर कोई पार्टिसिपेंट है, सपोज मैं प्राच की बात करता हूँ, तो प्राच ने सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर ये जो प्लस का आइकन है ना, ये प्लस का आइकन बेसिकली डिनोट करता है कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाया है कि नहीं कर पाया। इफ वहाँ पे प्लस लिखा हुआ है मतलब उसने वो ईसी किया, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर माइनस है यहाँ पे, जैसे कि -3 है, नंबर्स का मतलब समझा दो क्या है। अगर वो खाली है या फिर माइनस साइन है तो मतलब वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाया था। जैसे कि यहाँ पे प्लस 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 है, उसकी जो टाइमिंग लिखी रहती है कि कितने टाइम में, लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्टेस्ट उसको कितना टाइम लगा वो क्वेश्चन सॉल्व करने में। लाइक नॉट द टोटल ड्यूरेशन बट कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने के कितने बाद जाके वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाया था उससे। तो फॉर एग्जांपल 7 मिनट पे पहला क्वेश्चन हो गया था, 33 मिनट लगे थे सेकेंड से नहीं मिनट्स हो गया, 33 मिनट्स लगे थे बी सॉल्व करने में, 11 मिनट्स सी, 16 मिनट्स डी, 24 मिनट्स एफ, ऐसे करके बेसिकली काउंट होता है। ये मिनट का एंड ये आवर का, सेकेंड्स नहीं होता यहाँ पे। सेकेंड थिंग, पेनल्टी का सिस्टम, पेनल्टी भी बताना मैं तुमको भूल चुका था। पेनल्टी का बेसिकली क्या सीन है कि एसीपीसी जो बेसिकली कॉन्टेस्ट कराती है, जो हमारे कॉन्टेस्ट हो गए वही आई नॉट एसीपीसी, आईसीपीसी पे बेस्ड हो गया। आईसीपीसी बेसिकली एसीएम करवाती है, कॉन्टेस्ट होता है, एनुअल कॉन्टेस्ट होता है, बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और हम उसी के रूल्स के हिसाब से सारे के सारे कॉन्टेस्ट करवाए गए। तो अब सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं रूल्स के बारे में। रूल्स बस इतना है कि अगर तुम इनकरेक्ट सबमिशंस करते हो तो तुम्हारे स्कोर से कुछ पर्टिकुलर पेनल्टी कट जाती है। लेट्स सपोज जैसे कि ए है और ए का 100 टोटल स्कोर था कि आपको 800 स्कोर पूरे मिलते हैं, तो कुछ पर्टिकुलर स्कोर माइनस हो जाता है क्योंकि आपने पहली बार में सबमिशन नहीं कर पाया। अगर पहली बार में सही सबमिशन हो जाता है तो कोई पेनल्टी नहीं आती, ज़ीरो पेनल्टी आती। अदरवाइज कुछ टाइमिंग की पेनल्टीज़ भी आती है। जैसे कि यहाँ पे इसका एक भी पेनल्टी नहीं है, सारे के सारे उसने सॉल्व किया, स्टिल 91 पेनल्टी है। वो 91 पेनल्टी बेसिकली होता कैसा है कि धीरे 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 करके क्वेश्चन की स्कोर इरोड होता जाता है। लेट्स सपोज ये ए क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन का स्कोर 100 था, तो 1 घंटे बाद उस अगर कोई ए क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो उसको 100 के 100 टोटल स्कोर नहीं मिलता है, थोड़ा सा माइनस हो जाता है स्कोर, क्योंकि रिलेटिवली सारे लोगों ने सॉल्व कर चुका है ऑलरेडी। तो रिलेटिव रैंकिंग होती है कि लेट्स सपोज किसी ने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, जैसे कि ई की बात करता हूँ कि किसी ने अभी तक कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, तो ई का स्कोर 100 का 100 ही रहेगा। जैसे जैसे लोग सॉल्व करते जाते हैं क्वेश्चन, लेट्स सपोज किसी ने लाइक 10-15 लोगों ने ई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो वो 100 के 100 स्कोर नहीं मिलता है, कुछ पेनल्टी में कट जाता है, माइनस हो जाता है थोड़ा सा। तो एक तो वो चीज़ होगी। सेकंड, ये -1 -3 का क्या सीन है और ये +1 का भी क्या सीन, मैं तुमको पहले प्लस समझाता हूँ। ये +2 का मतलब है कि इस यूज़र को 2 सबमिशंस लगे थे इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली सबमिट करने में, क्योंकि कलर ग्रीन है मतलब सक्सेसफुली सबमिट हुआ है। एंड 2 सबमिशन में, 2 सबमिशन मतलब एक इनकरेक्ट सबमिशन इसने पहले किया था, उसके बाद जाके सॉरी 2 इनकरेक्ट सबमिशंस किए थे उसके बाद जाके क्वेश्चन उनसे सॉल्व हुआ है। ऐसे +1 का मतलब वही है, एक इनकरेक्ट सबमिशन इससे पहले किया गया उसके बाद जाके सबमिट हुआ, तो उसकी भी पेनल्टी लगती है। जैसे कि यहाँ पर पेनल्टी लगती है उसकी, क्योंकि एक गलत आंसर आया था। अगर प्लस ना हो, अगर -1 तो -1 का मतलब है कि एक इनकरेक्ट सबमिशन और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। जैसे कि सेम यहाँ पे -10 मतलब 10 इनकरेक्ट सबमिशन और क्वेश्चन सबमिट नहीं हुआ है। सिमिलरली प्लस में भी जाते हैं काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स। अगर फाइनली जाके लेट्स सपोज हेट का ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होता, तो इंस्टेड ऑफ -10 ये +10 लिखा हुआ था कि 10 सबमिशंस किए गए बट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये बेसिकली यूआई देखने का सीन है पूरा का पूरा। यूआई आप कैसे देख सकते हो, पेनल्टी का क्या सीन है वो भी उतना ध्यान में देने की ज़रूरत है नहीं। तुम 2000 पेनल्टी लगाओ, कितनी भी बार गलती अगर क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी हो रहा कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम आए हो कॉन्टेस्ट में, लाइक अच्छे खासे पार्टिसिपेंट्स आए, लाइक अराउंड 80 जितने हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आए थे, 175 सबमिशंस आए थे यूज़र नेम में, एंड 80 लोगों ने एक्चुअल कॉन्टेस्ट दिया था। तो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म करो, रिगार्डलेस तुम्हारे कॉन्टेस्ट में क्या आ रहा है वो फ़र्क नहीं पड़ता। धीरे 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 करके तुम ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर जाओगे। अब हम बात करते हैं कॉन्टेस्ट डिस्कशंस की, एक एक करके आप प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ सारे के सारे पे, तुमको हो सके तो प्रॉब्लम समझाऊंगा भी उसको सॉल्व कैसे करते हैं। एंड देन
किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लेना बाद में मुझसे, ठीक है। ये दूसरी चीज़, मैं बेसिकली सबलाइम में यूजुअली कोड करता हूँ, तुम लोग VS कोड में करो, टर्मिनल में करो, सब सेम ही है। तो मैंने सबलाइम को इस स्टेप से सेटअप कर रखा है कि जो input.txt वाला फाइल है ये मेरा स्टैंडर्ड इनपुट है, और जो भी आउटपुट आता है मेरा यहाँ पे आता है स्टैंडर्ड आउटपुट पे। लाइक अगर मैं तुमको दिखाऊँ #include bit/stdc++.h, जो लोग C++ में फेमिलियर हो उनके लिए तो ईजी रहेगा, अदरवाइज जो दूसरे लैंग्वेजेस में कोड करते हो बस समझ जाओ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, एंड तुम अपने लैंग्वेज में भी आराम से सॉल्व कर ही दोगे। सिंटेक्स का रेफरेंस है बस, और कुछ नहीं, लॉजिक तो वही लगने वाला। नॉट मीन एंड रिटर्न 0। तो बेसिकली मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट यहाँ पे दिखता है ताकि वो थोड़ा समझाने में ईजी रहे। ये बेसिकली सेटअप कैसे करते हैं मैं उसका एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ से जाके देख सकते हो कि सबलाइम टेक्स्ट को कैसे सेटअप कर सकते हैं। ऐसा VS कोड का भी कुछ होता है, VS कोड में भी मैं डाल दूंगा अगर मिले मुझे तो तुम सेटअप कर सकते हो बेसिकली। तो मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट ये है, स्टैंडर्ड इनपुट ये है, बस इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट एक और चीज़, यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे टाइप डेफ बेसिकली अगर तुम्हें किसी डेटा लाइक जो ऑलरेडी कीवर्ड C++ के अंदर रिजर्व्ड है, अगर तुम उसका एलियस बनाना चाहते हो तो C++ बेसिकली तुम टाइप डेफ यूज़ कर सकते हो। तो मैं लॉन्ग को LL से सेव करके रखता हूँ ताकि मुझे नंबर्स बेसिकली वेरिएबल डिफाइन करने में थोड़ा इजी पड़े। और भी काफ़ी सारे ही हैं मेरे पास, इनफैक्ट लाइक मेरा अगर देखने बैठो तो बहुत ही लंबा है दिस थिंग, कि पूरा मेरा CP का जो टेम्पलेट है वो, बट इतना मत घुसो, अभी के लिए इतने से काम हो जाएगा। तो ये चीज़ एक टाइप डेफ मैं सेव करके रखता हूँ। तो बेसिकली जब भी मैं LL लिखूँगा उस LL का मतलब लॉन्ग समझ जाओ। चलो अब आते हैं डिस्कशन के ऊपर। पहला क्वेश्चन, पैनग्राफ। क्वेश्चन सिंपल सा है, कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर। तुम्हें बेसिकली चेक करना है कि जो स्ट्रिंग मुझे मिल रही है उसके अंदर सारे के सारे कैरेक्टर आ रहे हैं कि नहीं। फुद्दू लॉजिक है, कुछ है नहीं इतना दिमाग वाला। मैं तुमको स्टिल कोड समझा देता हूँ कि हम कैसे कोड लिखेंगे। हम क्या करेंगे, पहले तो इनपुट लेते हैं, हमेशा पहले इनपुट ले लेने का फिर सोचने का कि क्या करना है। तो इनपुट में एक तो लेंथ दे रखी है और एक ये दे रखा है, वर्ड दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इनपुट पहले वैल्यू ले लेते हैं। तो ये आ गया मेरा लेंथ, इनपुट ऐसे लेते हैं। एक चीज़ मैं यहीं पर चेक कर सकती हूँ कि अगर ये n<26 है तो ऑटोमेटिकली मुझे फॉल्स ही रिटर्न करना है, बट चल इसको एक्सप्लिसिटली नहीं हैंडल करते, मैं आराम से सब साथ में लॉजिक के साथ ही हैंडल कर दूँगा। एंड मेरे पास आएगा एक स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग को भी इनपुट में ले लो। अब हम कैसे चेक कर सकते हैं कि सारे के सारे कैरेक्टर्स आए हैं कि नहीं है। तो अलग अलग तरीके होते हैं, डिक्शनरी बना लो, हैश मैप बना लो, एरे बना लो। हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक एरे क्रिएट करेंगे जिसमें 26 एलिमेंट हो गए। तो C++ में एरे कैसे बनता है, वेक्टर int या फिर लॉन्ग रखता है एरे, इसके अंदर 26 एलिमेंट हो गए एंड स्टार्टिंग में सारे के सारे एलिमेंट 0 हो गए। और बेसिकली जैसे ही कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आता है, लेट्स सपोज A आता है, तो मैं 0th इंडेक्स पे जो भी उसका इंडेक्स आएगा पर्टिकुलर, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर दूंगा। और एट द एंड ऑफ द जितना भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करने के बाद अगर इस एरे के अंदर एक भी ऐसा इंडेक्स रहता है जिस पे एलिमेंट अभी भी 0 है, मतलब वो कैरेक्टर कभी आया ही नहीं था, और मैं फॉल्स रिटर्न कर सकता हूँ। तो मेरा ये लॉजिक है, तुम अपने लॉजिक से कर सकते हो, कोई भी सिंपल अच्छा लॉजिक है, या फिर मैं तुमको ये अप्रोच समझा देता हूँ। तो पहले ये करेंगे अपन, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक एक करके इटरेट करेंगे हर एक कैरेक्टर को। एस के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स उसको इटरेट करूँगा। C++ में ये सिंटेक्स होती है, कैरेक्टर x कॉलन s, एंड देन मैं क्या करूँगा, एरे ऑफ टू लोअर। C++ के अंदर बेसिकली अब अपर केस भी हो सकते हैं, लोअर केस भी हो सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है अपर केस एंड लोअर केस दोनों ही लैटिन कैरेक्टर्स है, तो मैं सबको लोअर में ही कन्वर्ट कर दूंगा। तो 2 लोअर कर सकते हैं x, तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। -a इसको इंक्रीज। अब मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ कि -a बेसिकली क्या करता है। अज्यूम करो कि ये कन्वर्ट होके a बनता है, मेरे पास कैपिटल A था या स्मॉल a था, जो भी था, मेरे पास a आया, इसका आउटपुट a आया। अब मैं a को जब a से माइनस करूँगा तो मुझे 0 मिलेगा। बेसिकली C++ या C के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उसके एस की रिप्रेजेंटेशन में स्टोर रहता है, तो वो टेक्निकली होते नंबर ही है। तो मैं 2 कैरेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ क्योंकि वो अल्टीमेटली स्टोर तो नंबर की तरह ही हो रहा है। तो बेसिकली मुझे A0 B1 C2 ऐसे करके पूरा 26 तक मिल जाएगा, और ऐसे करके मैं एरे के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, इंक्रीज़ कर सकता हूँ। बेसिकली ये हो गया पूरा का पूरा, सबको लो माइनस करो, उसको इंक्रीज़ कर दो। जब ये पूरा का पूरा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए उसके बाद मुझे क्या करना है, चेक करो हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर LL एवरी एलिमेंट बिलोंगिंग टू दिस एरे, अगर ये एलिमेंट अभी भी 0 है,
मतलब वो कैरेक्टर कभी आया ही नहीं था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर था वो कभी स्ट्रिंग के अंदर आया ही नहीं था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बेसिकली यहाँ पे कर सकता हूँ सी आउट नो, काइनाग्राम नहीं है, और अर्ली रिटर्न कर सकता हूँ मैं कि आगे का चलाओ ही मत। अदरवाइज सब कुछ होने के बाद भी मुझे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता जो 0 के बराबर, कुछ मत करो, सी आउट यस कर दो एंड वी आर गुड टू गो। जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है यहाँ पे, एक एग्जाम्पल में डाल के दिखा देता हूँ। इसका आंसर नो आना चाहिए, ठीक है, एंड दूसरे वाले का आंसर यस आना चाहिए क्योंकि सारे के सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं इसके अंदर। देखो ग्रेट, इसको कर देंगे सबमिट। अब देखो सबमिट करने की भी अलग अलग तरीके हैं। सबमिट कोड के अंदर जाओ, सबमिट कोड के अंदर जाके तुम फाइल भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ ये करना, क्या कहते हैं वहाँ पे, 2 सेकंड इसको लोड होने दो। एक तो पूरी की पूरी वीडियो भी वन टेक में ही है, एडिटिंग करने का टाइम है नहीं मेरे पास, तो थोड़ा सा डीले एंड थोड़ा सा वो हैंडल कर लेना, सर्वर थोड़े क्रेजी चल रहे हैं। हाँ सी, दूसरी चीज़ तो मुझे डाउट आई थी, ये आई थी कि भैया इसमें C++ का ऑप्शन नहीं है। बेसिकली C++ का गनू करके कंपाइलर होता है, ये जो GNU लिखा है, गनू प्रोनाउंस करते हैं इसको, ये गनू कंपाइलर्स है C और C++ के। ये GCC C का कंपाइलर है और G++ C++ का कंपाइलर है। तो तुमको C++ नहीं मिलेगा, ये G++ C++ ही है। 17th वर्जन है उसका, 14th वर्जन होगा यूजुअली। C++ 17, G++ 17 से काम चल जाता है। तो जो लोग पूछ रहे थे कि C++ यहाँ है, और बाकी के सब लैंग्वेजेस तो तुमको मिल ही जाएगा, JS आ गया, नोड आ गया, पाइथन आ गया। पाइथन से हमेशा पाई ज़्यादा फास्ट होता है, तो कुछ तो इनमें एडवांटेज होता है पाई यूज़ करने का। मुझे एक्जैक्ट नहीं पता, बट पाई यूज़ करने बोलते हैं जो भी पाइथन वाले लोग हैं। जावा है, सी है, ऐसा जो भी है। C++ में मैं करता हूँ C++ किया, यहाँ पे जो भी मेरा आंसर है वो किया एंड सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद देन वो क्यू के अंदर चला जाएगा, क्यू में जाके वो प्रोसेस होगा कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं है। मैंने ऑलरेडी सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हैं, तो तुमको दिखेगा कि मैंने F क्वेश्चन में 2 बार गलती की है एंड B क्वेश्चन में 1 बार गलती की है जब सबमिट होने से पहले। तो मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती है। ये यहाँ पे रन होगा और देन रन होने के बाद यहाँ पे वर्डिक्ट आ जाएगा। अगर एक्सेप्ट हो चुका है तो एक्सेप्टेड लिखाएगा, अदरवाइज रॉन्ग आंसर लिखा हुआ आ जाएगा कि कुछ गड़बड़ किया। एंड कॉन्टेस्ट के टाइम तुमको बेसिकली ये नहीं दिखा देगी किस टेस्ट केस पे फेल किया है। जब तुम नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहोगे तो वहाँ पे दिखाएगा कि तुम्हारा क्या टेस्ट केस फेल हुआ है। कॉन्टेस्ट के टाइम वो चीज़ नहीं दिखाती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। तुमको सारे के सारे एज केस खुद से ही एनालाइज करना पड़ेगा। एंड होपफुली ये सबमिट हो चुका होगा। हाँ स्टिल चल रहा है, बट मेरे को पता है सबमिट हो जाएगा, मैंने कर रखा है पहले से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू ईयर मीटिंग फ्रेंड्स। अब ये भी थोड़ा कैसे समझाओ, अच्छा क्वेश्चन था टेक्निकली देखने जाए तो। क्वेश्चन क्या कहता है, मैं तुमको ड्रॉ करके समझाता हूँ। तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, हर आदमी एक स्ट्रेट लाइन पे रहता है, और स्ट्रेट लाइन पे 3 दोस्त रहते हैं। लेट्स से यहाँ पे A बैठा हुआ है, यहाँ पे B बैठा हुआ है एंड बीच में कोई C बैठा हुआ है। इन तीनों को किसी एक जगह पे मिलना है, और वो जगह ऐसे डिसाइड करना है ताकि तीनों को सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। ये बेसिकली पूरा का पूरा क्वेश्चन का प्रमाइस है। सी स्टेटमेंट क्या कहते हैं, 3 फ्रेंड है, स्ट्रेट लाइन पे रहते हैं, x1 पे, x2 पे, x3 पे। उनको न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है, एक पॉइंट पे मिलना है, और ऐसे मिलना है कि उनका मिनिमम टोटल डिस्टेंस सबसे कम रहे। तो इनिशियली मैं क्या सोच रहा था, इनिशियली मेरा अप्रोच थोड़ा अजीब सा था। मैं क्या सोच रहा था कि ये पूरा का पूरा डिस्टेंस निकालो, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस निकालो, उसका एवरेज निकाल दो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल देंगे हम। बट मैंने सबमिट किया, गलत निकला आंसर। तो फिर दूसरा क्या एकदम क्या कहते हैं उसको, फुद्दू सा लगा मेरे को क्वेश्चन उसके बाद कि कुछ है नहीं इसके अंदर एक्चुअली। लेट्स सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, लेट्स सपोज ये x1 है एंड ये x2 है, ठीक है, और ये डिस्टेंस y है, ऐसा मान लो। एक तो यार ये पेन सीधी क्यों नहीं चल रही, सॉरी ये उल्टा पकड़ रखा है मैंने, माय बैड, 2 सेकंड। लेट्स सपोज ये x1 है, लेट्स सपोज ये x2 है। 2 लोगों की पोजीशन मिल गई मुझे, और ये डिस्टेंस y मान लो। चलो ये जो टोटल डिस्टेंस है ना x1 से x2, ये डिस्टेंस y कंसिडर कर लो। अब देखो जो तीसरा बंदा होगा, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि तीसरा बंदा सेंटर में बैठा होगा, इस पर्टिकुलर जगह पे बैठा होगा। लेट्स सपोज x3 यहाँ पे। ऑर्डर मैटर नहीं करता, पर होगा हमेशा ऐसा ही, 2 एक्सट्रीम पोजीशन होगा, एक बंदा कहीं बीच में बैठा रहेगा। अब लेट्स सपोज कि ऑप्टिमल पोजीशन ये निकली, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि ऑप्टिमल पोजीशन ये निकली,
और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, x1 से यहाँ तक का डिस्टेंस y है, नहीं नॉट सपोज y, ये a है। x3 से यहाँ तक का डिस्टेंस b है एंड x2 से यहाँ तक का डिफरेंस c है। तो देखो मैं तुमको समझाता हूँ, ये जो डिस्टेंस है, जो टोटल लोगों ने डिस्टेंस कवर किया, दैट विल बी a प्लस बी प्लस सी। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो ओवरलैपिंग वाला डिस्टेंस है, ये एक्स्ट्रा है। बेसिकली x3 को भी ट्रैवल करना पड़ा उतने जगह जितना x2 ने ट्रैवल किया, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा y से ज़्यादा होगा। इतना तो क्लियर है, क्योंकि ये जो ओवरलैपिंग डिस्टेंस है ये ज़्यादा है, दोनों ने ही कवर किया। तो एक काम करते, हम क्या करते हैं, किसी एक को खिसकाते ही नहीं है, क्योंकि जो भी खिसकेगा, सपोज जो बीच वाला बंदा है बेसिकली, अगर वो खिसकेगा तो ओवरलैपिंग डिस्टेंस कवर होना चालू हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि बीच वाला बंदा उधर के उधर ही बैठा है, बीच वाले को नहीं हिलाता। हम क्या करते हैं, हम एक्स एंड वाई को, इसको बेसिकली x3 के पास लेके जाता है, इसके x3 के पास लेके जाता है। ओके, तो जो भी सेंटर वाला पोजीशन होगा, बेसिकली मीडियन जो पोजीशन होगा, हम दोनों को उसके पास ही लेके जाएंगे और चेक करेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है मीडियन से। और ये डिस्टेंस हमेशा y के बराबर ही होगा, क्योंकि वेल ऑब्वियसली ना, ये अगर ये है और ये अगर b है तो a प्लस बी तो y के बराबर है। तो अल्टीमेटली जो आंसर होगा वो हमेशा होगा कि सबसे राइट पे कौन है, सबसे लेफ्ट पे कौन है, एंड इन दोनों का माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो। मैथमेटिकल प्रूफ तो टेक्निकली मैंने नहीं किया, बट समझाने के बाद अगर तुम समझ जाओ तो बहुत सही। अदरवाइज अगर आंसर सबमिट हो रहा है तो मतलब सही सोच रहे हो तुम, ऐसा मान लो तुम। तो ये बेसिकली अप्रोच है तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। इनपुट ले लेते हैं, आउटपुट ले लेते हैं। पहले तो इनपुट ले लिया करो। क्या इनपुट? अच्छा 3 नंबर है और कुछ है नहीं इसके अंदर, एंड यस एंड नो प्रिंट करना है। तो अगेन इसको पूरा आ जाओ, वी हैव एल एक्स ए बी एंड सी कर लेता हूँ मैं। चलो ए बी एंड सी, तीनों नंबर को ले लो, ए बी एंड सी। देन बेसिकली इनमें से जो मिनिमम पॉइंट है वो निकालो कि सबसे लेफ्ट पे कौन है। तो लेफ्ट पे कौन है, सी प्लस प्लस के अंदर मिनिमम का एक मिन करके फंक्शन होता है जो 2 नंबर में से मिनिमम देता है। अगर तुमको 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के लिए चाहिए तो उसको ब्रेसेस में डाल दिया करो। अगेन टिप्स एंड ट्रिक्स, ए बी एंड सी। तो ये सबसे लेफ्ट पे कौन सी वैल्यू बैठी है वो मिल जाएगी मुझे। अगेन सबसे राइट के लिए मैं मैक्सिमम निकालूंगा, ए बी एंड सी में से सबसे राइट हैंड साइड पे कौन बैठा हुआ है, और जो आंसर आएगा वो हमेशा इन दोनों का डिफरेंस होगा, क्योंकि बीच वाला तो खिसक नहीं रहा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार किसी एक के लिए ट्राई करके देख लेते हैं, इस वाले ऑप्शन के लिए देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं। अगर सही आ रहा हो तो मैं कर दूंगा इसको सबमिट। दिस इज़ 20 चाहिए ना इसको भी, ओके 20 चाहिए, राइट। तो ये हो गया, इस कोड को भी सबमिट कर देता है वापस। सबमिट बी जी प्लस प्लस एंड सबमिट। ओके, देखो वो वाला एक्सेप्ट हो चुका है, सेकंड वाले पे। थर्ड क्वेश्चन पे आता है, मुझे पता है क्योंकि एक्सेप्ट हो जाएगा, मैंने कर रखा है ऑलरेडी। ये तो मतलब कुछ है नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यस 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 दे रखा है, तुमको बताना है कि वो यस है कि नहीं है। बेसिकली कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, एड हॉक किया। तो अगेन सी प्लस प्लस के अंदर लाइक स्ट्रिंग को लोअर में कन्वर्ट करने का कोई मेथड नहीं एग्जिस्ट करता, कैरेक्टर को करता है। तो मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ, वो फंक्शन बेसिकली क्या करता है, वो फंक्शन बेसिकली एक स्ट्रिंग लेता है एंड उसको लोअर में कन्वर्ट कर देता है। सो इसको स्ट्रिंग एस दो, एंड हम क्या करेंगे, बेसिकली स्ट्रिंग रिजल्ट। अगेन इसको सॉल्व करने के अपने अपने तरीके हैं, पाइथन वगैरह के अंदर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मेथड, सी प्लस प्लस में नहीं करता है, हम खुद ही बना देते हैं। फॉर कैरेक्टर एक्स बिलोंगिंग टू एस, what I need to do is result plus equal to lower of x. Once that is done, I will just return अरे यार, I will just return result, sorry। ओके, तो ये किसी स्ट्रिंग को लोअर में कन्वर्ट कर देता है। अब हमें कुछ नहीं देना है, कि इनपुट के अंदर एक n है, जितनी बार चलाना है मुझे, जितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, एंड उतनी बार मुझे ये फंक्शन रन कराना है। सो आई गेस हाँ ऐसे करके, तो ये 10 एंड देन 10 के 10 नंबर आएगा। तो पहले 10 ले लेता है कि 10 आ गया, एंड 10 बार मुझे हर एक वैल्यू को तो चेक करना है। तो लेट्स सपोज स्ट्रिंग जो भी मेरा इनपुट है s, उस इनपुट को ले लो पहले, एंड देन चेक करो अगर
2 lower of S is equal to yes, then what I need to do is see out yes and continue कर दो. एक्चुअली लाइक एल्स केस में डाल रहा हूँ ना, तो फिर कुछ है नहीं. एल्स सी आउट नो. ठीक है, अगर हुआ तो फिर यस, अदरवाइज नो. कुछ है नहीं इसमें, डाल दे के एड हॉक क्वेश्चन है, जो बोल रहा है वो कर दो एंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. मेरा डेस्कटॉप इतना स्लो क्यों चल रहा है? कॉपी, सॉरी. ठीक है, लेट्स सी. यस 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 एंड 5 बार नो. यस 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 एंड 5 बार नो. ग्रेट, चलो ये भी सबमिट कर देता. सबमिट कोड एंड पेस्ट. अच्छा, कोई भी डाउट हो ना तो मेरे को व्हाट्सएप या आई गेस यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, तो यूट्यूब पे नीचे कमेंट भी कर सकते हो. कुछ भी ना समझ में आए, भैया यार क्या कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, एकदम बता देना मेरे को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज येट अनदर 2 इंटीजर प्रॉब्लम्स. ओके, ये भी उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन ही था ये भी. स्टिल समझाता हूँ मैं क्या करते हैं इसमें. अगर इतना पार्ट तो रहेगा इसके अंदर भी. देखो क्या कहा इसमें. 2 इंटीजर है ए एंड बी. एक ऑपरेशन के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर उठा के ए के अंदर या तो प्लस या तो माइनस कर सकता हूँ. एंड मुझे बेसिकली मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड चाहिए ए से बी बनाने के लिए. बेसिकली बी ऑब्टेन करना है ए से. अज्यूम कर लो कि मेरे पास 2 नंबर है 11 और लेट्स सपोज 73 है मेरे पास. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो क्या करना है कि मुझे कितना डिफरेंस कवर करना है. तो दैट विल बी एब्सोल्यूट ऑफ वॉट एवर 11 माइनस 73 इज. मतलब बेसिकली ए माइनस बी कर दो, एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी आएगी. तो हमारे केस में दिस इज 20, दिस इज 2 एंड दिस इज 6. 62 मुझे डिफरेंस कवर करना है. अब मुझे मिनिमम ऑपरेशंस चाहिए, तो हम ग्रीडी अप्रोच कर सकते हैं कि एक काम करो, 6 बार 10 को ऐड कर दो, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं. एंड देन लास्ट में एक 2 बचेगा. बेसिकली कुछ एक लास्ट में वैल्यू बचेगी, लेकिन 2 को कवर करना पड़ेगा मुझे. तो वो 2, तो मुझे लास्ट में जाके क्या चेक करना पड़ेगा कि जो भी वैल्यू है, क्या उसकी यूनिट प्लेस पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है. अगर यूनिट प्लेस पे कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो +1 एक करना पड़ेगा उस चीज़ को कवर करने के लिए. तो 60 कवर हो गया. उस 2 को कवर करने के लिए +1 और करना पड़ेगा. अगर 60 होता, अगर यूनिट डिजिट पे 0 होता तो फिर नहीं करना पड़ता, तो फिर इतने से हो जाता, तो +1 नहीं करना पड़ता. अगर यूनिट डिजिट पे कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो मुझे +1 और करना पड़ेगा. स्ट्रेट फॉरवर्ड. आई एम होपिंग कि तुमको समझ में आ जाए क्या कर रहा है. अदरवाइज कोड लिखिएगा तुमको और क्लियर हो जाएगा कि क्या कर रहा है. इनपुट कैसा है? 5. ओके फाइन. We have over here LLA and then B, take A and take B. डिफरेंस निकालो पहले. तो डिफरेंस क्या है कि मुझे कितना डिफरेंस कवर करना है. तो ये डिफरेंस आ गया. ठीक है, पहली चीज़. अब लेट्स सपोज आंसर में ले देता हूँ. अब जो आंसर आएगा वो बेसिकली होगा कि डिफरेंस में से पहले यूनिट टेंस क्या बोलते हैं, टेंस प्लेस निकालो, या फिर जो भी वो वाला प्लेस है वो निकालो. डिजिट यूनिट प्लेस को छोड़ के बाकी कितने प्लेसेस है वो निकाल लो. तो लेट्स सपोज अगर 67 है, अगर मैं डिवाइड बाई 10 करता हूँ तो मुझे 6 मिलेगा. ठीक है, 6.7 मिलता है. बट C++ के अंदर वो सीलिंग ऑटोमेटिकली फ्लोर पे लेके चला जाता है, नॉट सीलिंग, फ्लोर पे लेके चला जाता है. तो ये वैल्यू मुझे बेसिकली बताएगी कि 60 बेसिकली टेंस या हंड्रेड्स कितने कवर करने हैं मेरे को. और अब मुझे चेक करना है कि अगर डिफरेंस के अंदर कुछ ये है, क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट पे कुछ एग्जिस्ट करता है, लाइक मॉड्यूलस ऑपरेशन अगर मैं परफॉर्म करूँ, अगर मैं उसको 10 से डिवाइड करता हूँ तो क्या कोई रिमाइंडर आ रहा है. अगर कोई रिमाइंडर आ रहा है तो मुझे उसको भी कवर करना पड़ेगा. तो उसमें 1 इंक्रीज कर दो आंसर को, अदरवाइज आंसर एज इट इज रह जाएगा. एट द एंड आंसर प्रिंट करा दो. दिस विल बी न्यू 9 आई गेस. सॉरी, इनपुट अलग टाइप से दे रहा हूँ मैं. दिस इज द इनपुट एंड थ्रो इट ओवर हियर. ओके, लेट्स सी. 0392 some random number 9150 03
2 किधर चला गया? ओके 292 सब रैंडम नंबर 9150 राइट। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर इसका। स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लाइक प्रीटी में जितने लोगों ने सॉल्व किया हो ही चुका था उनका। जिनका नहीं हो पाया था उनसे मैंने बस यही देखा था कि लाइक इनपुट लेने में दिक्कत आ रही थी वो सब, तो वो अंडरस्टूड है। बाकी जिन लोगों से हो रहा था उन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर ही दिया था, तो उतना हार्ड है भी नहीं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट ENF थोड़े से है अच्छे क्वेश्चन, तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सबमिशन, सबमिट, पेस्ट एंड दिस वाज C राइट? नो दिस वाज D। ओके D ऑप्शन एंड सबमिट। जस्ट अ सेकंड, keep yourself hydrated. Okay, problems. Next we have make equal again. अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जेन्युइनली अच्छा क्वेश्चन है, लाइक हार्ड नहीं है, हार्ड तो कहीं से भी नहीं है, बट क्वेश्चन अच्छा है, दिमाग लगाने के लिए मजबूर करेगा। एंड लाइक मैंने जहाँ तक प्रॉब्लम्स देखे ना, लास्ट के 2 क्वेश्चन काफ़ी कम लोगों ने सॉल्व किया, या 52 49, तो लाइक इतने क्वेश्चन तो सबने, ये 5 क्यों नहीं पता। बट ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं तुमको रेटिंग अगर समझा दूँ ना, तो यहाँ ये जो चारों क्वेश्चन है ये 800 रेटेड है, लाइक एकदम बिगिनर लेवल। ये क्वेश्चन आई गेस 1000 रेटेड है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी में इंक्रीज हुआ है। लार्ज एडिशन 1100 है, तो लाइक लार्ज एडिशन टेक्निकली रेटिंग वाइज अगर तुम देखो तो ये इससे ज़्यादा हार्ड है, बट लार्ज एडिशन एक्चुअली में लाइक तुम करने बैठोगे तो ई वाले से ज़्यादा ईजी है। दोनों मैं तुमको समझा देता हूँ। पहले वाइट बोर्ड पे समझते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फिर हम क्या क्वेश्चन बोल रहे हो मुझे तो पढ़ लो। यू कैन हैव नो मोर ऑपरेशन, सेलेक्ट 3 इंटीजर्स, असाइन J - I+1। ओके वो वाला क्वेश्चन राइट। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं तुमको समझाता हूँ क्या करना है इसमें। लेट्स सपोज तुम्हारे पास एक क्या कहते हैं एरे है। यू हैव 1 1 3 4 5 7 9 9 7 6, दिस इज व्हाट यू हैव। तुम्हें क्या करना है अब, एक चीज़ एटमोस्ट 1 है, जो ऑपरेशन में तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तुम सिर्फ एक ही बार कर सकते हो, पहली चीज़। सेकेंड थिंग, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कोई भी 2 इंडेक्सेस पकड़ने हैं और उस इंडेक्सेस के अंदर सब एलिमेंट को एक नंबर से रिप्लेस कर देना है। तो लेट्स सपोज अगर मैं ये 2 नंबर सेलेक्ट करता हूँ, तो इन 2 इंडेक्सेस के बीच में जितने भी नंबर्स है इंक्लूडिंग दैट नंबर एज वेल, तो 3 6 को इंक्लूड करके ये जितना भी रेंज है इन सबको मैं किसी नंबर x से रिप्लेस कर सकता हूँ। क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि क्या मिनिमम ऑपरेशंस रिक्वायर्ड हो गए, मिनिमम ऑपरेशंस नहीं, मिनिमम कॉस्ट। अब बेसिकली कॉस्ट कैसे डिफाइंड है, ये जो तुम इंडेक्सेस ले रहे हो ना, लेट्स सपोज ये इंडेक्स J पे है और ये इंडेक्स I पे है, तो जो कॉस्ट है वो J - I+1 है, ये कॉस्ट है पूरा का पूरा। बेसिकली कितना बड़ा सेगमेंट तुम उठा रहे हो वो तुम्हारा कॉस्ट है। तो मुझे सेगमेंट को मिनिमाइज करना है। क्वेश्चन का अल्टीमेट पॉइंट तो ये है कि सबसे छोटा सेगमेंट फाइंड करो जिससे कि सारे के सारे एलिमेंट सेम हो जाए। अब देखो इनिशियली मैं क्या सोच रहा था, मैं तुमको पहले इनिशियली थिंकिंग समझाता हूँ अपना, जो गलत था। मैंने इनिशियली क्या सोचा था मैं तुमको बताता हूँ कि इस एरे के अंदर सबसे ऐसा वो एलिमेंट निकालो जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो लेट्स सपोज 9 ज़्यादा बार आ रहा है, और बाकी के सारे एलिमेंट ढूंढ लो जो 9 नहीं है। तुम सॉरी मैं तुमको समझाता हूँ। मेरा बेसिकली इनिशियली थिंकिंग क्या था कि इस एरे के अंदर ऐसा एलिमेंट ढूंढो जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो फिर बाकियों को चेंज करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा ग्रीडीली अगर तुम बात करो, क्योंकि उन तीनों को चेंज नहीं करने की ज़रूरत है। पहला इंडेक्स चेक करो जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा बार जो एलिमेंट आ रहा है वो नहीं है, लास्ट एलिमेंट फाइंड करो। बट वो पूरा का पूरा अप्रोच ही गलत था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा था। तुम्हें बेसिकली क्या करना है मैं तुमको समझाता हूँ। तुम्हें क्या करना है, तुम एक काम करो, तुम्हें एक ऐसा सेगमेंट फाइंड करना है बीच में फाइंड करना है इधर से। क्यों? क्योंकि देखो जो भी तुम सेगमेंट फाइंड करोगे वो कंटिन्यूस होना चाहिए, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा वो कंटिन्यूस होना चाहिए बेसिकली। तो तुम्हारे बीच में कुछ ऐसा आ जाए तो ऐसे नहीं पकड़ सकते हो तुम। तो तुम क्या प्रेफर करोगे, हमेशा तुम्हारे लिए प्रेफरेबल क्या होगा कि बीच का सेगमेंट ढूंढता है सेंटर से। वो हो सकता है कि ये सेगमेंट भी हो सकता है, वो हो सकता है कि ये सेगमेंट हो सकता है, या फिर ये सेगमेंट हो सकता है। ऐसे कोई भी कंटिन्यूस सेगमेंट उठा लो। अब ये कंटिन्यूस सेगमेंट्स में तुम ऐसे एलिमेंट ढूंढोगे जो कि बेसिकली कैसे समझाऊँ मैं तुमको,
मैं तुमको पहले अप्रोच ही समझा देता हूँ। त 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 देखो, इसके स्टार्टिंग में 2 1 है, ठीक है। तो मुझे बेसिकली कभी भी अगर मैं इन फ्यूचर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ या फिर कोई एक ऐसा रेंज चूज करता हूँ उसके, और लेट्स सपोज कि उस रेंज में मैं सारे के सारे वैल्यूज़ को 1 करने की ट्राई करूँगा, ठीक है। बोल क्या समझ में आ रहा है कि इन फ्यूचर लाइक मैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूँ उसमें मैं रेंज सेलेक्ट करूँगा। उस रेंज के अंदर लेट्स सपोज कि मैं सारे वैल्यू को 1 करने की ट्राई करूँगा, तो इन दोनों को चूज करने का तो कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 है, ठीक है। चलो, अगर मैं सबको 9 करने जाऊँ तो ठीक है, वो अगर मैं सबको 9 करने जाता हूँ लेट्स सपोज, तो फिर इन दोनों को भी 9 करना पड़ेगा, तब जाके मुझे इन दोनों को भी काउंट करना पड़ेगा। बट मुझे क्या करना है, मुझे कॉस्ट को रिड्यूस करना है। अगर मैं इन दोनों को काउंट करता तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। मुझे क्या करना है, मुझे कॉस्ट को जितना हो सके रिड्यूस करना है। तो ऑप्टिमली स्पीकिंग तुम क्या करोगे, तुम बेसिकली स्टार्टिंग से ढूंढोगे सबसे कंटिन्यूस जिस सब एरे जो कि सब सेम है। लेट्स सपोज प्रीफिक्स ढूंढो पहले जिसमें सारे के सारे एलिमेंट सेम हो। लेट्स सपोज जैसे कि ये 1 है तो सबसे बड़ा रेंज ये वाला रेंज आ गया जिसमें सारे के सारे एलिमेंट 1 है, सब सेम है। पीछे से अगर हम बात करते हैं, पीछे से भी सेम अगर हम बात करते हैं, तो सबसे बड़ा रेंज जिसमें सब वैल्यू सेम है तो सिर्फ एक ही है क्योंकि दोनों अलग अलग है, 7 6 अलग हो गए। तो मेरे पास 2 रेंजेस आ गए जिसमें दोनों के दोनों मेरे पास है। ये रेंजेस है जहाँ पे वैल्यू सेम हो सकती थी, अगर होती तो मुझे अवॉइड करना पड़ता, हटाना पड़ता। मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं बहुत गंदा आइडिया है समझाने का, समझा नहीं पा रहा मैं ढंग से। देखो 3 3 3 1 7 6 9 4 5 5 5 आई हैव दिस। अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक ऐसा सेगमेंट ढूंढना है इस एरे के अंदर जिसमें सारे के सारे एलिमेंट सेम हो जाए। अब अभी तक तो कोई सेम नहीं है। मैं उस एलिमेंट को 1 भी रख सकता हूँ, मैं उसको 3 भी रख सकता हूँ, 6 भी रख सकता हूँ। बट मैं ट्राई क्या करूँगा हमेशा कि जो एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसके बराबर करने की ट्राई करता हूँ। तो क्या होगा कि मुझे एक वैल्यू कम चेंज करना पड़ेगा, एक रेंज मुझे कम चूज करना पड़ेगा। और जब भी रेंज की बात आ रही है तो रेंज हमेशा मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा कि वो या तो स्टार्टिंग से अवॉइड होता हो या तो लास्ट से अवॉइड होता हो। क्योंकि बीच से अगर मैं अवॉइड करने की लाइक अगर मैं बीच में ऐसा कोई रेंज पकड़ूँ तो ये सारे नंबर्स तो चेंज नहीं हुए ना, और मैं ऑपरेशन भी एक ही बार परफॉर्म कर सकता हूँ, एक बार ज़्यादा परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता है। तो या तो मुझे पूरे एलिमेंट पूरे अलग पकड़ना पड़ेगा, या तो फिर मैं कोई छोटा सा सेगमेंट पकड़ सकता हूँ जिसमें सारे के सारे वैल्यूज़ को सेम करना है। तो इस केस में इस पूरे वैल्यू को पकड़ लो, या तो फिर इस पूरे वैल्यू को पकड़ लो। अब सिर्फ इतनों को पकड़ने से तो काम चलने नहीं वाला क्योंकि फिर ये वाला चेंज हो जाए, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा क्या ट्राई करूँगा कि बीच का कोई सेगमेंट पकड़ो। पूरा का पूरा एरे तो मैं हमेशा चेंज कर ही सकता हूँ, बट मुझे कॉस्ट को मिनिमाइज करना है ना। तो मैं हमेशा ये फाइंड करूँगा कि होपफुली स्टार्टिंग या एंड में अगर कोई वैल्यू है जो रिपीट हो रहा है और कंटिन्यूस साथ में, तो उनको मुझे इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। मैं बेसिकली स्टार्टिंग से इधर तक ही जा सकता हूँ तो कॉस्ट कम हो गया, या फिर अगर मैं पीछे से बात करूँ तो इधर तक ही जा सकता हूँ, इतना ही ले सकता हूँ, तो वापस कॉस्ट कम हो गया। तो मैं ये पर्टिकुलर ये जो है ना प्रीफिक्स और सफिक्स में कंटिन्यूस वैल्यू वो ढूंढने की ट्राई करूँगा कि एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से देखो कितने एलिमेंट है जो सेम है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में ये 3 एलिमेंट सेम है और यहाँ पे जाके दिक्कत आ गई। पीछे से सेम चीज़ देखो कि कितने एलिमेंट सेम है, तो ये सेम है, ये कंटिन्यूस है, यहाँ पर जाके दिक्कत आ गई। तो अब चेक करो कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक और 5 आ जाता, यहाँ पे ये 2 5 आ जाता, तो इसकी लेंथ ना 4 हो जाती और इसकी लेंथ 3 है। तो प्रॉफिटेबल क्या होता हमारे लिए कि इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे वैल्यू को 5 बना देते, क्योंकि इस अगर मैं ये उठाऊंगा तो मुझे एक कम नंबर को 5 के बराबर करना पड़ेगा। ऐसा समझो, अगर बात आती कि अगर मैं ऐसा मानता कि एक काम करते पूरे के पूरे एलिमेंट को ना, पूरे के पूरे एरे को 3 बनाने की कोशिश करते, तो इस पर्टिकुलर पूरे वैल्यू को चेक करना पड़ता, सबको 3 के बराबर करना पड़ता। 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू 3 पे चेंज होता है। बट अगर मैं पीछे से देख रहा हूँ तो 4 वैल्यू तो ऑलरेडी 5 है, तो उसमें मुझे 7 ही एलिमेंट को चेंज करना पड़ेगा ना। बीच का तो हटा दो, बीच में तो अगर कोई वैल्यू चेंज हो जाती है तो उसको तो मुझे काउंट करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं एक ही बार ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो अपने लिए ऑप्टिमल यही रहेगा कि या तो स्टार्टिंग में देखो, अगर स्टार्टिंग में कोई एग्जिस्ट करता है तो बाकी के हटा देंगे।
पीछे से करता है तो पीछे और आगे, लाइक अगर सिर्फ पीछे एग्जिस्ट करता है तो आगे तक सबको चेंज कर देगा। अगर पीछे और आगे दोनों जगह एग्जिस्ट करता है तो जो बड़ा वाला है उसको छोड़ के बाकी सबको चेंज कर देगा। और अगर दोनों के दोनों वैल्यू सेम है, जैसे कि ये वाला केस है 3331769 एंड देन 3333 अगेन, तो बस मुझे इतने से पार्ट को ही चेंज करना है, उनको हटा दो। अगर ये वैल्यू, अगर फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू सेम है तो रिजल्ट तो सिर्फ इतना सा ही रहेगा ना। अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है बहुत ख़राब कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन, अगर तुमको नहीं समझ आ रहा है तो मैं तुमको कोड से समझाता हूँ। होपफुली अगर कोड देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या मुँह कर रहा हूँ तब से। सी पहले तो इनपुट कैसे लेते हैं इसका। ओके, टी आएगा, एन आएगा एंड देन वैल्यू आएगी। तो एल एल टी, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कितने पहले तो सी इन एन वाइल टी माइनस माइनस। ओके, पहले तो एरे की लेंथ आएगी कि एरे का लेंथ कितना है टोटल। अब एरे कैसे इनपुट लेते हैं, जिनको नहीं आइडिया कि एरे का इनपुट कैसे लेते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, आप पहले एरे क्रिएट कर दो। तो वेक्टर आई एन टी एल एल ले लेते, चलो ये भी एक एरे है जिसके अंदर एन एलिमेंट्स है, ठीक है। और हम इटरेट करते हैं बेसिकली फॉर रेफरेंस ऑफ एल एल, बेसिकली एल एल हर एक एलिमेंट हम बेसिकली इटरेट करेंगे इस एरे को। तो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एरे हम इसको सीन कर देंगे एक्स। अब दूसरी चीज़ ये जो होती है ना, ये रेफरेंस से पास होती है, क्योंकि अगर तुम इसको डायरेक्टली एक्स करोगे तो वो कॉपी हो जाएगी, मुझे उसी पर्टिकुलर वैल्यू को ही स्विच कर देना। तो यहाँ पे ये लिखते हैं अपन, रेफरेंस लेते हैं उसका। ये एरे लेने का सिंटेक्स है बेसिकली, पाइथन के अंदर अलग होगा आई गेस। इनपुट ले तो देन इनपुट को स्प्लिट कर दे तो ऐसे करके सारे के सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स मिल जाते हैं, तो उसको आईएनटी में कन्वर्ट करते हो। तो आईएनटी में कन्वर्ट करने का ये सिंटेक्स होता है गस, ये मैप करके एक फंक्शन होता है जो पहले फंक्शन को इसके हर एक एलिमेंट पर लगाता है एंड देन ये जो है ना, ये शायद तक इटरेटर रिटर्न करता है, तो हम यहाँ पे लिस्ट में पास कर देते हैं तो तुमको पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाता है। तो पाइथन में ये तरीका है, सी प्लस प्लस में ये तरीका है, बाकी तुम्हारे लैंग्वेज में जो भी तरीका है वो तुम देख सकते हो। ये हमारा एरे आ गया पूरा का पूरा। अब हमें क्या करना है, सी हमें बेसिकली कंटिग्यूअस प्रीफिक्स का सेगमेंट ढूंढना है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो, और एक सफिक्स का चेक करना है अगर सफिक्स का एग्जिस्ट करता है तो। पहले मैं प्रीफिक्स करके बना देता हूँ कि प्रीफिक्स में 0 अभी तक है जो कंटिग्यूअस है एंड सफिक्स में भी 0 है जो अभी तक कंटिग्यूअस है, तो सफिक्स इज एज 0 एज वेल। अब मैं क्या करूँगा, सी मैं इटरेट करना स्टार्ट करूँगा। ओ व्हाट द हेल, मैं इटरेट करना स्टार्ट करूँगा फर्स्ट एलिमेंट से फॉर आई एन टी आई, सपोज आई एन टी आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। नहीं तो इसको वाइल लूप में डाल देते, चलो ना सिंपल रहेगा। जब तक प्रीफिक्स लेस देन एन है और जब तक एरे का जहाँ पे मैं प्रीफिक्स पे खड़ा हूँ वो चीज़ वो बराबर है एरे के 0th एलिमेंट के लिए, लाइक कंटिन्यूअस सेगमेंट अगर मैं ढूंढ रहा हूँ तो प्रीफिक्स को इंक्रीज करते जाओ, ठीक है। सेम चीज़ पीछे से भी करेंगे, जब तक सफिक्स लेस देन एन है, और पीछे से चेक करने का थोड़ा सा अलग होता है, एरे ऑफ बेसिकली एन माइनस सफिक्स -1 ऐसे चेक करते हैं पीछे से जो अगर चेक करना हो, और ये चीज़ बराबर है एरे ऑफ एन माइनस 1 के लास्ट एलिमेंट के बेसिकली बराबर है, तो सफिक्स को इंक्रीज कर दो, ठीक है। अब मैं क्या मानता हूँ कि इनिशियली जो आंसर होगा वो हमेशा एन होगा, कि सारे के सारे वैल्यूज़ को ही चेंज कर दो, ये मेरा रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहली चीज़ अगर पहली एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट सेम है, मतलब जो प्रीफिक्स और सफिक्स का कंटिग्यूअस सेगमेंट है वो सेम है, सेम नंबर के लिए ही देख रहा हूँ मैं, तो अगर एरे का 0th एलिमेंट बराबर है एरे के लास्ट एलिमेंट के, तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि रिजल्ट में से बेसिकली माइनस हो जाएगा ये प्रीफिक्स और सफिक्स वाला सेगमेंट, क्योंकि वो तो सेम है ना, तो बीच वाले को सिर्फ चेंज करना, पॉइंट बनाएगा जो मैंने तुमको डायग्राम में समझाया। तो इसमें से इतना रिजल्ट सब्ट्रैक्ट कर दो अगर दोनों के दोनों वैल्यू सेम है। अदरवाइज अगर दोनों के दोनों अलग है तो जो भी बड़ा वाला पार्ट होगा ना, सिर्फ उतने को सब्ट्रैक्ट कर दो। रिजल्ट माइनस इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ वॉट एवर प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस, दोनों में से जो भी मैक्सिमम है उसको हटा दो, कि इतने को मुझे नहीं चेंज करना, जो बड़ा वाला पार्ट है उसको नहीं चेंज करना, बाकी सबको चेंज कर दो।
और लास्ट में मुझे रिटर्न करना है बेसिकली मैक्सिमम ऑफ, अगर ये नेगेटिव में चला जाता है तो 0, दैट मीन्स कि सब के सब वैल्यू सेम है, या फिर रिजल्ट। तो ये इसका आंसर है सॉल्व करने का। आई नो थोड़ा सा ख़राब गया है इसका एक्सप्लेनेशन, अगर किसी को फिर भी डाउट हो तो मुझसे वापस पूछना, मैं वापस अच्छे से समझा दूंगा ड्रॉ वॉ करके, नहीं तो फिर मैं यूट्यूब ट्यूटोरियल ऐड कर दूंगा, वो यूट्यूब में समझा देगा, मुझसे बेटर तरीके से समझा देगा। बाकी ये अप्रोच है सॉल्व करने का, होपफुली आई गेस। सबमिट करके देखते हैं। कंपाइलेशन की दिक्कत नहीं आनी चाहिए यार, कंपाइलेशन की दिक्कत आ रही है। ओ ये 0 लॉन्ग नाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके 40201267 40201267 जब सही है। चलो सबमिट करके देखते हैं इसको। सबमिट टाउ 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 सबमिट। लेट्स सी इन क्यू रिफ्रेश रनिंग ऑन टेस्ट 1 रिफ्रेश एक्सेप्टेड। ग्रेट, चलो ये भी सबमिट हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में समझा सकता हूँ अच्छे से, चलो उतना भरोसा है मुझे। ये थोड़ा सा खराब गया आई नो। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एडिशन समझाता हूँ मैं तुमको। क्या बोल रखा है हमें? बोल रखा है कि एक डिजिट को लार्ज कंसिडर किया जाता है अगर वो 5 से लेकर 9 के बीच में इंक्लूसिव, तो 5 6 7 8 9 लार्ज डिजिट है ऐसा समझो। एक पॉजिटिव इंटीजर को लार्ज कहा जाएगा अगर सारे के सारे डिजिट उसके लार्ज है। हमें पूछा गया है कि एक इंटीजर x दे दिया जा रहा है हमें, और हमें पूछा जा रहा है कि क्या किसी भी 2 लार्ज पॉजिटिव इंटीजर का सम ये x हो सकता है कि नहीं है। तो हमें ये नहीं पूछा गया है कि x लार्ज है कि नहीं है, हमें ये पूछा गया है कि क्या किसी 2 लार्ज नंबर का सम x हो सकता है। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन एंड ईजी क्वेश्चन है, तुमको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन बहुत ईजी है, तुम बस ध्यान दो और मैं तुमको क्वेश्चन समझाते जाता हूँ। लार्ज डिजिट कौन से कौन सा? लार्ज डिजिट कौन से? लार्ज डिजिट है तुम्हारे 5 6 7 8 9, ये लार्ज डिजिट है। अब लेट्स सपोज x है तुम्हारे पास, ठीक है, तो x लेट्स सपोज तुम्हारा कुछ भी होता है, मैं यहाँ पे से कोई एक रैंडम टेस्ट केस उठा देता हूँ। 1337 है, 133 एंड 7 है। तो मुझसे पूछा गया है कि क्या 2 नंबर का सम इसके बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो तुमको बस इसको नोटिस करते जाना, इन्हीं के इसका ही गेम है पूरा का पूरा। एक चीज़ नोटिस करो, इसमें से किसी भी लार्ज डिजिट में तुम किसी भी 2 नंबर को उठा लो, जो उनका सम होगा ना वो हमेशा 10 या 10 से ज़्यादा होगा। हमेशा किसी भी 2 नंबर को उठा लो, 5 + 6 करो, 5 + 7 करो, 8 9 9, किसी को भी उठा लो 10 या 10 से ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि हर एक डिजिट में एक कैरी आने वाला है, एक्सेप्ट फॉर द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी हर एक में 1 कैरी में जाएगा। और सेम चीज़ होगी लास्ट के लिए भी, जो सबसे लास्ट मतलब यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट, यहाँ ये वाला डिजिट लेफ्ट मोस्ट डिजिट की अगर मैं बात करता हूँ, तो जब मैं उनको भी ऐड करूँगा तो पक्का एक ना एक कैरी आने वाला। और क्या कैरी आएगा? 1 कैरी आएगा हमेशा। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर x 3 लेंथ का है और y भी 3 लेंथ का है, और अगर दोनों लार्ज नंबर है तो इनका सम जो होगा ना वो हमेशा 4 लेंथ का होगा। क्यों 4 लेंथ का होगा? क्योंकि लास्ट वाला जो डिजिट है वो जब मैं ऐड करूँगा तो 1 कैरी में जाएगा हमेशा। हमेशा क्या कैरी में आएगा? 1 ही आएगा। तो एक और चीज़ क्लियर हो गई कि जो पहला डिजिट है ना तेरे, जब भी सम आएगा उसका जो फर्स्ट डिजिट है वो हमेशा 1 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। एक चीज़ तो क्लियर हो गई। एक और चीज़ तुमने टेस्ट केस में भी अगर नोटिस किया होगा, जितने भी आंसर नो वाले हैं ना, लेट्स सपोज कोई भी ऐसा टेस्ट केस जिसमें पहला डिजिट 1 हो तो हम वो ऑटोमेटिकली नो हो जाएगा। हर यस वाले का पहला डिजिट 1 ही है, 1 ही हो ही सकता है पहला डिजिट। पहली चीज़ क्लियर हो गई। सेकेंड थिंग देखो, अब सबसे लास्ट डिजिट पे क्या क्या आ सकता है वो देखते हैं अपने। तो अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 0, इनमें से कौन से नंबर्स में क्रिएट कर सकता हूँ अगर यूनिट डिजिट पे कोई भी नंबर हो। और इस वाले केस में कैरी नहीं है, 1 नहीं है मेरे पास, तो 5 + 5 को ऐड करके 10 होगा तो उस बस 0 बना सकता हूँ। 5 + 6 को ऐड करके 1 बना सकता हूँ। 5 + 7 को ऐड करके 2, 8 को ऐड करूँ तो 3, 9 + 5 14 भी बन सकता है।
5 लाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, 9 + 6 ऐड करना है तो 5 बन जाएगा। 6 भी बन सकता है। 6 कैसे बना सकते हो, देखो 7 + 9 ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा। 7 बनाने का भी कोई तरीका होगा शायद तक। 7 कैसे बना सकते हो, 7 बना सकते हो तुम आई गेस 8 + 5 13, 8 + 9 ऐड कर दोगे तो 17 हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा यूनिट डिजिट पे। 8 भी बन सकता है शायद तक। 8 बन सकता है क्या, रुको, 8 8 8 8 8 5 + ये 7 + 9 नहीं, 8 + 9 7, तो 8 नहीं बना सकते हो शायद तक। 9 बना सकते हो क्या, 9 9 9 नहीं, अच्छा हाँ 8 बना सकते हो। 9 + 9 ऐड करोगे तो 18 हो जाएगा, तो 8 भी बना सकते हो। पर तुम 9 नहीं बना सकते हो कभी भी। हाँ 9 नहीं बन सकता कभी भी, यूनिट डिजिट पे कभी भी 9 नहीं आ सकता। तो एक और चीज़ क्या क्लियर होगी कि यूनिट डिजिट पे 9 कभी नहीं आ सकता। किसी भी देख लो, किसी भी 2 नंबर का पेयर उठा के देख लो या फिर उसी में ऐड कर दो, 9 कभी नहीं बन पाएगा। 0 1 2 3 8 तक बन पाएगा, 9 नहीं बन पाएगा। तो एक और चीज़ होगी कि यूनिट डिजिट पे 9 नहीं आ सकता कभी भी। अब हमें एक और चीज़ पता है कि पहले बार जब तुम ऐड करोगे तो हमेशा कैरी होगा, तो यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ हो गए ना उसमें तुम +1 कर दो, तो जितने भी बीच के डिजिट है ना उसमें 0 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि 1 ऐड हो चुका होगा ना। तो जो इंक्लूसिव रेंज है, जो रेंज है इन सब वैल्यूज़ की आने की, वो 1 से लेके 9 तक है। तो हमने क्या क्या नोटिस किया, 3 रूल हमने नोटिस किया। पहला रूल हमने ये नोटिस किया कि जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट वो हमेशा 1 होगा। क्यों 1 होगा वो देखा हमने, क्योंकि तुम किसी भी 2 नंबर को ऐड करो तो 1 कैरी जा रहा है, तो लास्ट में जाके वो कैरी आएगा ही आएगा, तो 1 आएगा ही आएगा, तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट हमेशा 1 होगा। सेकेंड थिंग हमने ये नोटिस की, जो यूनिट डिजिट है उस पर हमेशा जो वैल्यू आ सकती है वो है 0 से लेके 8 इंक्लूसिव, 9 नहीं आ सकता कभी भी। एंड हम और अगेन क्योंकि बीच के जो डिजिट उसमें कैरी आएगा, तो जो बीच के नंबर्स बचे, जो रिमेनिंग डिजिट है उसका जो रेंज है वैल्यू आने की वो है 1 से लेके 9, उसमें 0 नहीं आ सकता कभी भी। तो बस तुम्हें यही चीज़ चेक करनी है हर एक नंबर के लिए, यही है क्वेश्चन, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो एक फंक्शन बना के देखते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जो बेसिकली ये सब सारे के सारे कंडीशंस एनफोर्स करता हो। आई गेस ये कैसे दे रहे हैं, टेस्ट केस दे रहे हैं इसमें, हाँ टेस्ट केस दे रहे हैं, ओके फाइन। दूसरी चीज़ मैं क्या करूँगा, ये जो इसको ना मैं ऐसे स्ट्रिंग लूँगा, क्योंकि स्ट्रिंग में क्या डिजिट एक्सेस करना थोड़ा ईजी पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं पूरा का पूरा। पहले स्ट्रिंग ले गया एस एंड इनपुट ले दो स्ट्रिंग के अंदर, क्लियर। चलो ये हो गया। अब एक फंक्शन लिखते हैं जो कि बूलियन रिटर्न करता है कि पॉसिबल है कि नहीं। चलो पॉस लिख देता हूँ मैं इसका। ये क्या करता है, ये नंबर लेता है आपस में एंड इस नंबर पे जो मैंने कंडीशंस बताया वो कंडीशंस चेक करता है। पहले तो इसका लेंथ निकाल लो, इस एस का लेंथ कितना है, तो लेंथ करके फंक्शन आता है एस डॉट लेंथ करोगे तो तुम्हें लेंथ पता चल जाएगी, इस लेंथ कितनी है। पहला रूल हमने ये देखा कि अगर एस ऑफ 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1, अगर वो 1 नहीं है तो फिर ये गलत है, नहीं हो सकता, 1 ही आएगा हमेशा। दूसरी चीज़ हमने ये देखी, अगर लास्ट डिजिट जो है, इफ़ एस ऑफ n-1 जो लास्ट डिजिट है वो अगर क्या हो नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, तो अगर वो 9 के बराबर हो गया तो फिर गलत है, वो 9 नहीं हो सकता। 1 से लेके 0 से लेके 8 तक सब हो सकता है बट वो 9 नहीं हो सकता। एंड सेकंड मुझे क्या करना है, मुझे इटरेट करना है फॉर int i इज इक्वल टू 1 से लेके स्टार्ट करना है, मुझे n-1 तक जाना है, नॉट इंक्लूडिंग एंड i प्लस प्लस। अगर s ऑफ i 0 के बराबर हो जाता है, क्योंकि बीच में वैल्यू 0 नहीं आ सकता एक भी, तो अगर ये चीज़ 0 के बराबर हो गई तो उस केस में मुझे फॉल्स रिटर्न कर देना। 0 नहीं हो सकता कभी भी, 1 से लेके 9 तक इंक्लूसिव आता है, 0 नहीं आ सकता। अगर इनमें से कोई भी केस नहीं होता तो फिर रिटर्न ट्रू कर दो। एंड देन यहाँ पे ले लो कि अगर इफ पॉस ऑफ एस देन सी आउट यस, अदरवाइज सी आउट नो। बस हो गया शायद तक सॉल्व, इतना सही है। इसके अंदर थोड़ा सा बस ऑब्जर्व करना था क्वेश्चन को, यस नो यस यस नो यस नो यस यस नो नो यस नो यस यस नो यस नो यस यस नो नो। हाँ ठीक है, आ गया, सबमिट करके देखते हैं। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था।
तुम कैसे अप्रोच करो उस पर डिपेंड करता था। बट थोड़ा सा ध्यान देते कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या आप कैसे कर सकते हो, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी होता है कि नहीं सबमिट। थोड़ा ई वाला क्वेश्चन में ना थोड़ा एक्सप्लेनेशन अजीब सा है, आई नो, लाइक उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ मैं। बट उसका वही मेन अप्रोच वही है कि तुमको बस ये फाइंड करना है कि प्रीफिक्स और सफिक्स में अगर ऑलरेडी सारे के सारे वैल्यू सेम है ना, तो उसको चेंज करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि सबको उसी के बराबर कर देगा ना, तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। एंड अगर तो हाँ लो सबमिट हो गया, बस वही लॉजिक है। अगर ना समझ में आओ तो पूछना यार कमेंट सेक्शन में, तुमको वापस अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा डायग्राम वायग्राम बना के। अभी रात के 2 बज रहे, 1 बज रहे, सॉरी, क्या ही समझाऊंगा अभी, सुबह या कल समझा दूंगा मैं अच्छे से। बाकी या सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए ना, एफ तक थे ना, ए बी सी, हाँ शायद तक एफ तक ही था। ठीक है चलो, सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा अप्रोच। जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सी रिगार्डलेस तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ था नहीं हुआ था, तुम्हारी क्या रेटिंग है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अभी। तुम आए, तुमने अप्रोच किया, तुमने एटलीस्ट क्या बोलते हैं ट्राई तो किया, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू कॉन्टेस्ट देने के लिए। अगला कॉन्टेस्ट 21 को होगा, हर वेडनेसडे, हर दूसरे वेडनेसडे। प्रिपेयर करो तब तक, अगर तुमको कॉन्टेस्ट की तैयारी करनी है। आई गेस तुमको मज़ा आया हो आज के दिन, बताना वो भी मुझे अगर मज़ा आया हो तो। एंड या मिलते हैं वापस 21 को शायद तक। चलो बाय बाय, गुड नाइट।